नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में महायुद्ध क्यों, खबर पर डिटेल जानकारी होगी। लेकिन उससे पहले वॉर ब्रेकिंग, नॉर्थ गाजा में वापस लौट रहे हमास लड़ाके। पहली बड़ी खबर, नॉर्थ गाजा से एश्केलोन पर रॉकेट अटैक। आईडीएफ ने रॉकेट हमला करने वाले हमास लड़ाके को किया ढेर। दूसरी वॉर ब्रेकिंग, जहां राफा में रसद ले जा रहे ट्रक पर हुई पत्थरबाजी। इजिप्ट से हमास को रसद पहुंचाने के आरोप। आपको बता दें, फिलिस्तीनियों को नहीं मिल रही है मानवीय सहायता। अगली वॉर ब्रेकिंग, जहां देखिए किस तरीके से यरूशलेम के नजदीक शौफत में हिंसा भड़क चुकी है। हमास समर्थकों ने आईडीएफ पर पत्थरबाजी की। आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात अचानक बिगड़ गए जब बीच सड़क पर आंसू गैस के गोले दागे गए। और ये देखिए, एक तरफ गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। हमास समर्थकों ने आईडीएफ पर यरूशलेम के नजदीक शौफत में पत्थरबाजी की। आंसू गैस के आईडीएफ ने गोले भी छोड़े। और अब वेस्ट बैंक में आईडीएफ और हमास समर्थकों के बीच झड़प को लेकर खबर, जहां तुलकर्म में आईडीएफ के काफिले पर हमला हुआ और फायरिंग से दहला तुलकर्म का ये इलाका। तस्वीरें देखिए। तेल अवीव की सड़क पर जुटे हजारों समर्थकों की भी तस्वीर आई सामने, जहां नेतन्याहू सरकार को हटाने की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई की हो रही है मांग। एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों की यह तस्वीर देखिए। हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों की रिहाई की कर रहे हैं मांग। वहीं सीरिया के लताविया में भी भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें आई सामने। पानी की तेज धार में बहते दिखे हजारों गैस सिलेंडर। 3 घंटे के भीतर 130 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और उसके बाद की भयावह स्थिति आपके सामने। तेज धार में बहते सिलेंडर्स। पानी का बहाव इतना तेज था, सीरिया के लातविया में लगातार हुई बारिश का ही ये नतीजा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि हजारों गैस सिलेंडर भी इसमें बह गए। और नीदरलैंड में अवैध प्रवासियों को लेकर भड़की हिंसा को लेकर खबर, जहां एक शहर में ही दंगाइयों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। अवैध प्रवासियों को लेकर हिंसा भड़कती जा रही है और नीदरलैंड में ये हिंसा की उस वक्त की तस्वीर है जहां दंगाइयों ने गाड़ियों में आग लगा दी। और नीदरलैंड के ही हेग में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की भी तस्वीरें आई, जहां ओपेरा हाउस की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया गया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए नीदरलैंड से ही एक तरफ जहां भयानक आग की ये तस्वीरें सामने आई, वहीं ओपेरा हाउस को कैसे हिंसक झड़प में गुटों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी तस्वीर देखिए। लगातार हो रहे पथराव का ये नतीजा था कि जगह जगह हालात बिगड़ते जा रहे थे और इन पर काबू पाने की भी जद्दोजहद हो रही थी। आज वॉर ब्रेकिंग एक साथ आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर रखते हैं, जहां देखिए किस तरीके से लगातार बिगड़ते हालात के बीच आज ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नॉर्थ गाजा में वापस लौट रहे हमास लड़ाकों को किया गया टारगेट। वहीं इजिप्ट से हमास को रसद पहुंचाने के आरोप के बीच ये तस्वीरें सामने आई, जब देखा गया कि किस तरीके से अब लगातार हालात बिगड़ते जा रहे और राफा में रसद ले जा रहे ट्रक पर भी पथराव किया जा चुका है। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर, यरूशलेम के नजदीक हमास समर्थकों ने किस तरीके से लगातार पथराव किया, आगजनी की और आईडीएफ की पत्थरबाजी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां लगातार आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे थे। वहीं वेस्ट बैंक में आईडीएफ हमास समर्थकों के बीच झड़प लगातार होती जा रही है और तुलकर में आईडीएफ के काफिले पर हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया, उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं एक बार फिर से नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर एक बार फिर से लोग सड़क पर उतर आए हैं। वहीं बड़ी खबर यह भी आई कि तेज धार में किस तरीके से सीरिया में हुई बारिश के बाद हजारों सिलेंडर तबाह हो गए, पानी में बहते नजर आए। वहीं नीदरलैंड से 2 बड़ी खबरें आखिर में आपने देखी, जहां दंगाइयों ने किस तरीके से आग के हवाले कर दिया पूरे इलाके को, इलाके में खड़ी सभी गाड़ियों को आग लगा दी। वहीं हेग में 2 गुटों के बीच झड़प, जहां ओपेरा हाउस पर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और लगातार पथराव होता रहा। अब 4 बजे ये 4 बड़ी खबरों की मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और ताइवान तक बढ़ते जंग के दायरे में नजर। ये खबरें बड़ी क्यों हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट में हूथी के हमले से कैसे भारत पर असर पड़ा,
इसके बारे में आज डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। हुती के हमले का अमेरिका और ब्रिटेन ने कैसे जवाब दिया, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे यूक्रेन से कैसे नेटो पर खतरा बढ़ गया है, किसने कहा यूक्रेन विश्व युद्ध कराएगा और क्यों ताइवान होगा अगला यूक्रेन। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, लेकिन सबसे पहले इस बीच आपको यह बता दूं कि इन्हीं खास बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस बीच उनका इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दूं, जहां पर मेजर जनरल रिटायर्ड यशमोर सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही कमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह रक्षा विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं। वहीं प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। लेकिन इस बीच रेड सी में हुती के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर के साथ करेंगे शुरुआत, जहां हुती ने दागी है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। ये बड़ी खबर है, हुती का 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, जहां 3 मिसाइलें ब्रिटिश शिप पर दागी गई हैं और डेनमार्क की कमर्शियल शिप पर भी हमले को दिया गया है अंजाम। एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है, जहां रेड सी में लगातार बिगड़ते हालात के बीच हुती ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, बड़ी खबर है। 3 मिसाइलें ब्रिटिश शिप पर दागी गई हैं, डेनमार्क की कमर्शियल शिप को भी किया गया है टारगेट। ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हुती के मिसाइल अटैक को लेकर अगली बड़ी खबर, भारत आ रही कमर्शियल शिप पर हमला। रेड सी में हुती ने ब्रिटिश शिप को भी निशाना बनाया है और शिप से क्रूड ऑयल के टैंकर भारत आ रहे थे। हुती के प्रवक्ता ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन यह साफ हो गया इस हमले की जिम्मेदारी लेने के साथ कि किस तरीके से एक बार फिर से रेड सी में हुती लगातार शिप्स को निशाना बना रहा है और ब्रिटिश शिप को टारगेट किया गया। वो ब्रिटिश शिप जो कि भारत आ रहा था, कमर्शियल शिप पर हमले को अंजाम दिया गया है। शिप से क्रूड ऑयल भारत लाया जा रहा था। तो रेड सी में हुती के बैलिस्टिक हमले को लेकर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 48 घंटे में हुती ने 3 बड़े हमलों को दिया है अंजाम। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। अदन की खाड़ी में ब्रिटिश बल्क कैरियर पर मिसाइल अटैक किया गया। रेड सी में ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। रेड सी में ही डेनमार्क की कमर्शियल शिप पर मिसाइल अटैक हुआ है। हुती ने करीब 6 मिसाइलों से 3 जहाजों को निशाना बनाया है और यूएस मीडिया के हवाले से जिस तरीके से इन हमलों को लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। सबसे पहले यशमोर सर, इस हालात के बीच जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अभी तक जितने अटैक और काउंटर अटैक हो रहे थे, क्या उनका कोई असर नहीं हुआ? देखो सुरभि, सबसे पहले तो आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। हुतीज ने वो काम करके दिखा दिया जो कि पूरी शिपिंग इंडस्ट्री, जो सप्लाई चेन है, उसको तहस नहस कर दिया है। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई हैं, डिस्टेंसेस बढ़ गए हैं और जो है शिपिंग कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो इसका पिंच जो है जितने भी शिपिंग लाइन में लोग हैं, कॉर्पोरेट हैं या गवर्नमेंट्स हैं, उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा है। और यही काम है, ये ट्रिपल एच जिसको मैं बोलता हूँ, हुती, हमास और हिजबुल्ला, ये ईरान सपोर्टेड है। ये भी आपको जो है जहाँ पर ये पॉसिबल है, एक इंसर्जेंसी के तौर पे कह लो, टेररिज्म के तौर पे कह लो, ये आपको पिंच करेंगे और ये करते रहेंगे। आप एयरक्राफ्ट यूज कर लो इनके अगेंस्ट, आप जो मर्जी कर लो, बट ये जो इतने निबल फुटेड हैं, ये अपने एरिया को जानते हैं, ईरान का इनके पास सपोर्ट है और देश भी सपोर्ट कर रहे होंगे। ये भी शिपिंग लाइंस को जो है, जब तक इजराइल विड्रॉ नहीं करता या कोई वहाँ पीस डील नहीं होती, ये यहाँ पर सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी और ये और इस एरिया के अंदर जो है शिप्स को टारगेट करते रहेंगे, जिससे कि सारे के सारे देश जो इन एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, सबको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। सवाल तो यही है कि हाउ फार विल इट गो, क्योंकि हुती की अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी को लेकर भी एक अगली बड़ी खबर है। आई जस्ट बी बैक टू यू सर। रेड सी में हमला जारी रखने की ये चेतावनी, जहां यमन पर अत्याचार का लेंगे बदला, हुती की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। हुती के प्रवक्ता याहिया सेरई का ये बयान सामने आया है, जहां ब्रिटिश शिप पर सटीक हमला किया गया है। अब हुती खुलकर अब जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है, एक बार फिर से जान लीजिए। ये चेतावनी दी गई है अमेरिका और ब्रिटेन को, और रेड सी में हमला जारी रखने की इस चेतावनी का मतलब क्या है, क्योंकि यमन पर अत्याचार का बदला लेने की ये बात कर रहे हैं। हुती के प्रवक्ता याहिया सेरई का ये बयान आया है, ब्रिटिश शिप पर सटीक हमला हुआ है और रेड सी में ही हमले की हुती की ये जो सबसे घातक तैयारी है, उसको लेकर अगली बड़ी खबर। नेवल शिप पर ड्रोन बोट से हमला कर सकता है हुती। यूएस नेवी पर ड्रोन बोट से हमले का खतरा और अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने जिस तरीके से आशंका जताई है, विस्फोटक से भरे ड्रोन बोट से हमले की ये आशंका है। एक बार फिर से बता दें, रेड सी में हमले की हुती की ये सबसे घातक तैयारी क्यों मानी जा रही है, क्योंकि नेवल शिप पर ड्रोन बोट से हमला कर सकता है हुती।
ड्रोन बोट से हुती हमला करेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हुती के पास अनमैन्ड सरफेस वेसल मौजूद है और ड्रोन बोट से हमले का तरीका भी बदल सकता है हुती। आपको बता दें, रेड सी और अदन की खाड़ी में ड्रोन बोट से हमला संभव है, लेकिन विस्फोटक से भरे ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल अगर हुती करता है तो ये खतरा कितना बड़ा है। यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर ने इसको लेकर जो आशंका जताई है, इसी पर मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ सर, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर का रुख करती हूँ और जीजे सिंह सर इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रेड सी में हुती के ड्रोन बोट से हमले को लेकर यह खबर, जहां अमेरिकी नौसेना ने ध्वस्त किया हुती का ड्रोन बोट। रेड सी में हुती ने यूएसबी से हमला किया था। आपको बता दें, सेंटकॉम ने हुती ड्रोन बोट को कर दिया है तबाह। सिंह सर, ये क्या नई स्ट्रैटेजी हुती अपना रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि हुती के पास अमेरिका या ब्रिटेन के साथ अगर टाकरा कर रहा हो तो उसमें इतनी ताकत नहीं है, तो इसलिए वो जो मर्चेंट शिप्स हैं जो अनआर्म्ड होते हैं, जो इनोसेंट नेविगेशन करते हैं या इनोसेंट पैसेज लेते हैं अदन की खाड़ी या मदाद, जो कि वहां पे एक स्ट्रेट है, बहुत नैरो है और फिर रेड सी में चली जाती है, तो वहां पे ये इनोसेंट शिपिंग के ऊपर जो अनआर्म्ड मर्चेंट शिप्स होते, चाहे वो बल्क कैरियर हो, टैंकर्स हो, कार्गो शिप हो, पैसेंजर लाइनर्स हो या दूसरे छोटे शिप हो, उनके ऊपर अटैक करती है। ये एक बिल्कुल इलीगल और इनटॉलरेंट एक्शन है, सिर्फ बदला लेने के लिए। ब्रिटेन और अमेरिका इनके एडन के ऊपर, इनके जितने एसेट्स हैं ऊपर भारी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, इनको तहस नहस किया हुआ है। तो और कुछ नहीं, तो फिर ये जो लोग होते हैं सॉफ्ट टारगेट जिसे हम कहते हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर हमला करते हैं। दूसरी बात ये कि अमेरिका जो है अभी उसने ठान ली है कि अगर हमने नेविगेशन जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रखनी है इस पर्शियन एडन की गल्फ में और रेड सी के अंदर, तो इसको किसी ना किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। इसके अंदर सभी शिप आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, जितने साउथ ईस्ट एशिया के देश स्ट्राइक्स के बावजूद रोकने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि अटैक का काउंटर अटैक नहीं हुए, बहुत ऑपरेशंस अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ चलाए हैं। इसीलिए एक और बड़ी खबर है सर, जल्द आती हूं। हुती पर अमेरिका ब्रिटेन के विध्वंसक हमले को लेकर खबर यह कि हुदैदा में हुती के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। रास ईसा पोर्ट पर यूएस यूके की बमबारी को लेकर खबर आई। ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल को भी टारगेट किया गया। रेड सी में ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमले का घातक जवाब। तो हुती पर अमेरिका ब्रिटेन के प्रचंड प्रहार को लेकर डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां हुदैदा में हुती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। रास ईसा पोर्ट पर ही यूएस यूके की विध्वंसक बमबारी को लेकर खबर आई। ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल को टारगेट किया गया और ब्रिटिश टैंकर पोलेक्स पर मिसाइल अटैक के बाद हुती पर कहर बरपाया जा रहा है, जहां यूएस और यूके की एयरफोर्स हुती पर लगातार हमलों को दे रही है अंजाम। और यही वजह है कि 3 दिन पहले भी तैफ इलाके में हुती बेस को भारी नुकसान की खबर आई थी। 3 फरवरी को यमन में हुती के 36 ठिकानों पर बमबारी को लेकर खबर आई थी। टॉमहॉक मिसाइल, FA-18 फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल जिस तरीके से इन ऑपरेशंस में किया जा रहा है, बड़ी खबर है। हुती पर हमला जर्मनी भी करेगा। हुती पर हमला जर्मनी करेगा। रेड सी में जल्द एक्शन में जर्मनी नजर आएगा और यूएस यूके के साथ जर्मन पावर से हुती क्या पस्त होगा, ये बड़ा सवाल, क्योंकि जर्मन फ्रिगेट FGS हैसन लाल सागर की ओर रवाना हुए हैं और हुती के हमलों को नाकाम करेगा जर्मन एयर डिफेंस फ्रिगेट। तो हुती की वजह से दुनिया में महंगाई के संकट को लेकर इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि रेड सी रूट में रुकावट से बढ़ सकते हैं जरूरी चीजों के दाम और हुती की वजह से ही शिपिंग लागत भी 400% बढ़ चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को रेड सी के इस रूट पर जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हुती की वजह से दुनिया में महंगाई का संकट बढ़ता जा रहा है। रेड सी रूट में रुकावट से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं और हुती की वजह से शिपिंग लागत भी 400% बढ़ी है। अब एशिया से यूरोप तक शिपिंग लागत 400% बढ़ चुकी है और यूरोपीय संघ आयुक्त पाओलो जेंटिलोनी का भी ये बयान सामने आया है। 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने, जहां लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके से हुती के इन हमलों को अंजाम देते हुए यूएस और यूके मिलकर लगातार हमलों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जर्मनी भी अब हमलों को अंजाम देने के लिए किस तरीके से इस पूरे मिशन को देखते हुए एक्टिव हो रहा है। हुती की वजह से महंगाई बढ़ेगी, ये एक बड़ी खबर हमने आपको बताई है। जिस शिपिंग रूट की हम बात कर रहे हैं, उस शिपिंग रूट पर 400% लागत बढ़ने की बात कही जा रही है।
हूथी की वजह से ही दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मार्ग में ये रुकावट है और रेड सी में रुकावट से क्रूड ऑयल की शिपिंग लागत भी बढ़ी है। एशिया से यूरोप तक शिपिंग लागत 400% बढ़ी है। रूट में बदलाव से प्रोडक्ट डिलीवरी का वक्त भी 15 दिन बढ़ चुका है और ज्यादा वक्त और शिपिंग लागत बढ़ने से चीजों के दाम भी बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। इस बीच यूरोपीय संघ आयुक्त पाओलो जेंटिलिनो ने जिस तरीके से ये आशंका जताई है, प्रोफेसर राजन, एक क्विक रिएक्शन आपसे, क्योंकि ये बात भले ही ये कह दे कि ईरान स्पॉन्सर्ड है, भले ही ये कह दिया जाए कि लगातार यूएस और यूके काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा पिछले कुछ महीनों में निकलकर सामने नहीं आया है। और जिस तरीके से यहां से इन सभी शिप्स को अपने रूट डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, उस लिहाज से बढ़ती महंगाई का खतरा जो था उसका असर अब नजर आने लगा है। देखिए सुरभि, बिल्कुल सही बात है कि इसका सबसे ज्यादा असर अगर महंगाई का कहीं किसी कॉन्टिनेंट में पड़ेगा तो सबसे पहले यूरोप में पड़ेगा। अमेरिका पे उतना नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिकन पॉलिसी भी काफी अभी एक्सपेंड करने की नहीं है। इसका यूरोप पे पड़ेगा और यूरोप में जो व्यापार होते हैं, भारत, चूंकि भारत से यूरोप के काफी अच्छे संबंध है, चीन का भी और दूसरे देशों का भी। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि रूट जो है, अगर आप अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का रूट लेते हैं तो केप ऑफ गुड होप वाला, तो वो लगभग 6000 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और इससे क्या, यूरोप ऑलरेडी आप इन्फ्लेशन के दायरे में है, वहाँ पे कई जगहों पे काफ़ी हाई रेट चल रहे हैं, बेसिक कमोडिटीज के रेट्स काफ़ी हाई हो गए हैं। भारत से, जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे बासमती राइस का एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया यूरोप में जो जाता था। तो ऐसे ऐसे चीज़ों का रेट काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है और हूथी पे कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा है। उसके दो प्रमुख कारण है कि जो वहाँ पे अभी जो फोर्सेस अटैक कर रहे हैं, आपने देखा कि अमेरिका और इंग्लैंड और एक जो गार्डियन फोर्स करके तैयार किया था, उसमें सबसे दिक्कत है कि जो वेस्ट एशियन देश हैं वो उसमें शामिल नहीं है। इस कारण से जो हूथी पे दबाव बनाया जा सकता है वो दबाव नहीं बन पा रहा है। उसमें चीन और रूस जैसे देश शामिल नहीं है, जबकि नुकसान चीन को भी हो रहा है इसके कारण से। तो इन कारणों से आप देख रहे हैं कि हूथी पे दबाव जो बनाया जा सकता था, और अमेरिका अभी एक्सपेंड वार को नहीं करना चाह रहा है। जब तक आप ईरान पे दबाव नहीं बनाएंगे या फिर हूथी पे का कॉस्ट जो है, कॉस्ट को एस्केलेट नहीं करेंगे, यानी कि मतलब अगर आप वहाँ पे अटैक करते हैं तो उसके काफी नुकसान हूथी को, इस ढंग से चूंकि नहीं हो पा रहा है, इस कारण से आप देख रहे हैं कि हूथी पे दबाव नहीं बन पा रहा है, जिस ढंग से अमेरिका और यूरोप पर। दो बड़े कारण आपने बताया कि इन काउंटर अटैक्स के बावजूद हूथी अभी तक भी काबू में नहीं आ पाया, लेकिन अमेरिकी मिसाइलों के सामने ईरानी एयर डिफेंस को लेकर एक खबर आई है, जहां सीरिया और लेबनान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है और इजरायली हमलों का जवाब देगा खोर्दाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम। आपको बता दें, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर ईरानी एंटी एयर सिस्टम की तैनाती को लेकर खबर आई है और दीर अल जौर में सीरियाई सेना को डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग को लेकर भी खबर मिली है। हालांकि ये लोकेशंस कितनी क्रूशियल है, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और साथ ही यशमोर सर आपसे इस पर जवाब चाहूंगी, क्योंकि सीरिया और लेबनान में ईरानी एयर डिफेंस को लेकर ये खबर आई है। उसका मतलब क्या है? सीरिया और लेबनान को ईरान देगा एयर डिफेंस सिस्टम। अब बड़ी बात उसमें यह है कि खोर्दाद 15, आपको बता दें, खबर ये सामने आ रही है कि खोर्दाद 15 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान देगा और सीरिया लेबनान बॉर्डर पर 4 जगहों पर इसकी तैनाती। ये जो मैप आप देख रहे हैं, उन्हीं मैप्स पर ये जो हाईलाइटेड एरिया आपको नजर आ रहे हैं, दमिश्क में भी तैनात होगा खोर्दाद 15 एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। सीरिया लेबनान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का यशमोर सर मतलब क्या निकलता है? 4 जगहों पर तैनाती, उसमें यह खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जैसा ताकतवर खोर्दाद 15 सिस्टम अब तैनात किया जा रहा है, जहां दीर अल जौर में सीरियाई सेना को इसको लेकर बाकायदा ट्रेनिंग मिल रही है। यह बड़ी खबर है। देखो सुरभि, ये होना ही था। जिस तरीके से ईरान को एक हाशिए पे छोड़ दिया अमेरिका ने, जिस तरीके से पिछले 30 साल से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, टेक्नोलॉजी के सैंक्शंस हैं, हर तरीके से ईरान धीरे धीरे जो है काफी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया मिलिट्री टेक्नोलॉजी में। इनफैक्ट अभी एक्सपोर्ट करता है, आपको पता है, रशिया भी उससे सामान खरीदा, बाकी देश भी खरीदते हैं। तो पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर ईरान जो है एक मेजर पावर के तौर पे उभर रहा है। ये सबको अभी क्लियर कट विजिबल है। तो जहां कहीं भी अमेरिका ईरान को, कितने ईरान के टारगेट्स अमेरिका ने हिट किया, ईरान के जनरल्स को इन्होंने टारगेटेड किलिंग करके असैसिनेट किया है। तो ईरान ऐसे चुप रहने वाला है नहीं। और वेदर वो हुतीज को सपोर्ट देना हो, हिजबुल्लाह को या हमास को सपोर्ट देना हो, या कहीं भी जहां भी वो पिंच कर सकते हैं अमेरिका यूके कॉम्बिनेशन को, इसराइल को। अब देखो, जब इसराइल किसी लोगों को मार रहा है तो कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन ईरान वाले अगर हुतीज को सपोर्ट करते हैं या कहीं पे, तो ये तो होना ही था। और ये अमेरिका की एयर पावर है,
कहावत है कि अमेरिका नोज ओनली वन गॉड एंड दैट इज फायर पावर, बट इंसर्जेंट्स को नहीं मार सकते आप, टेररिस्ट को नहीं मार सकते आप, जो पैदल चलने वाले लो कॉस्ट इंसर्जेंसी पे जो लड़ाकू लड़ते हैं आप, इनकी अफगानिस्तान में क्या हालत हुई, यूं का यूं तालिबान को अफगानिस्तान हैंडओवर करके आए। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं दोनों डायरेक्टली किसी तरीके के वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे और डायरेक्टली नहीं हिट कर रहे एक दूसरे को। लेकिन लेबनान पर इजराइल के नए हमले को लेकर एक खबर आई है, आईडीएफ ने किया ड्रोन और मिसाइल अटैक। बड़ी खबर, अल जबाल इलाके में आईडीएफ की स्ट्राइक को लेकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमलों को दिया गया है अंजाम। लेबनान पर इजराइल का यह नया हमला है जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमलों को अंजाम दिया गया। ड्रोन और मिसाइल अटैक से हुए हमले की ये तस्वीर। और गाजा में इजराइल का महाविध्वंस। बड़ी खबर यह कि हमास के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी हो रही है और 24 घंटे में 45 लड़ाकों के मार गिराने का भी किया गया है दावा। खान यूनिस में हमास पर आईडीएफ का कहर जारी है। भारी धमाकों में कई इमारतों को कैसे जमींदोज कर दिया गया, तस्वीरें आपके सामने। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां हमास के ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशंस में 24 घंटे में 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत की खबर आई। राफा और खान यूनिस में एयर स्ट्राइक्स जारी हैं। दीर अल बला में भी बॉम्ब बरसाए गए हैं। तो आईडीएफ का हमास पर जिस तरीके से ये प्रचंड प्रहार हो रहा है, बड़ी खबरों पर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हमास के ठिकानों पर विध्वंसक ऑपरेशंस जारी हैं। दक्षिण गाजा के राफा और खान यूनिस में एयर स्ट्राइक हो रही है। दीर अल बला में आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। वहीं खबर यह कि 24 घंटे में 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा युद्ध में अब तक करीब 28,000 लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाकों में बमबारी के आरोप है। बमबारी वाले इलाकों में राशन की भी भारी कमी हो चुकी है। टास्क के सोर्सेस के हवाले से जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें ये साफ हो चुका है कि लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर यह कि गाजा में सीजफायर की उम्मीदों को भी अब बड़ा झटका लगा है, जहां हमले रुकने पर ही बंधकों की वापसी की बात हमास कर रहा है। इजरायली सेना की वापसी से कम मंजूर कुछ भी नहीं है। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने ऐलान कर दिया है, इजरायल को अग्रेशन को रोकना ही होगा। अब हमास के इस ऐलान का मतलब क्या है, यानी बंधकों तक पहुंचना अभी और बड़ी चुनौती इजरायल के लिए बना हुआ है और इजरायल के एग्रेशन जब तक नहीं रुकेगा तब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी। और राफा में जारी रहेगा आईडीएफ का विध्वंसक वार, जहां हमास पर पूर्ण जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। नेतन्याहू का यह बयान, इंटरनेशनल प्रेशर में नहीं आएंगे। फिलिस्तीनियों को गाजा सौंपने से इजरायल का इनकार और बिना शर्त सीधी बात से ही समझौता संभव। सिंह सर, स्कोप ऑफ डायलॉग अभी भी बचा है क्या? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हमास है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग जानते हैं, और इनकी इतनी हालत खराब हो चुकी है फिर भी ये मानते नहीं है। और जैसे इस्माइल हानिया कह रहा है कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं भी पलटवार करता रहूंगा, तो क्या नेतन्याहू रुक जाएगा? उसने तो पहले ठान रखी है, तो ये वॉर तो चलती रहेगी। और जब तक ये हमास को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि मैं तो समझता हूँ बहुत कम समय रह गया है अभी हानिया इस्माइल जिंदा रहने का, क्योंकि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है रफा के अंदर है, कहाँ है, और बाकी तो उन्होंने सब छानबीन कर लिया है। अगर रफा सिटी के अंदर ये उनके जितने टनल्स हैं अंडरग्राउंड, उनके अड्डे हैं, उनको तहस नहस कर देते हैं, तो वे कहाँ जाएंगे ये? और ये लोग समझते नहीं है कि इतना भारी नुकसान, जो जानी माल, जो इनके लोग मर रहे हैं, उनके ऊपर इनको कोई तरस नहीं है, क्योंकि आगे कर देते, पीछे भाग के सिविलियन को अपना शील्ड बना लेते हैं, ह्यूमन शील्ड। तो इसका कोई और इलाज नहीं है। तो बात भी करने में मानते नहीं है कि आप कहीं ना कहीं मान जाओ कि हम हार चुके हैं, हम अभी इनके ऊपर पलटवार नहीं करेंगे, हम आपके जो बंदी हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहे। द मैटर ऑफ फैक्ट इज हमास अपने स्टांस पर कायम है, नेतन्याहू भी अपनी जिद पर कायम है कि अमेरिका की नहीं सुन रहे, अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में भी लोग जिस तरीके से बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त नेतन्याहू के सामने है। लेकिन अब आपको बता दें, अब तक 2 बड़ी खबरें आप देख चुके हैं, आगे और बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। जो 2 बड़ी खबरें होंगी उसमें यूक्रेन से कैसे नेटो पर खतरा बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। वहीं किसने कहा है यूक्रेन विश्व युद्ध कराएगा और क्यों ताइवान होगा अगला यूक्रेन, ये बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अभी तक मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए हम चर्चा कर रहे थे, वहीं बाइडेन पर 81 का फेर
इंफॉर्मेशन आपके सामने होंगी, क्योंकि बड़ी खबरें अभी तक बाइडेन और बाइडेन पर उठाए जा रहे सवालों के बीच 81 का ये फेर आखिर है क्या, बताएंगे। बाइडेन को अतिरिक्त सुरक्षा दे रही है सीक्रेट सर्विस। उससे पहले ये बड़ी खबर, जहां सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त सुरक्षा दी जा रही है, लड़खड़ाने पर बचाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए गए। ये देखिए तस्वीरें, जहां बाइडेन जिस वक्त क्राफ्ट में सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं, उस वक्त भी उनके बचाव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लड़खड़ाना इसकी मुख्य तौर पर वजह है। लड़खड़ाने पर बचाव के लिए ही अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, जहां बाइडेन की उम्मीदवारी बदल सकती है डेमोक्रेटिक पार्टी, किसी और को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है डेमोक्रेटिक पार्टी। आपको बता दें 48% मतदाताओं का मानना है बाइडेन नहीं होंगे उम्मीदवार। नॉर्थमाउथ यूनिवर्सिटी के सर्वेक्षण में इसको लेकर दावे किए गए हैं। बाइडेन की उम्र और घटती सेहत की वजह से ही बदलाव मुमकिन है। तो बाइडेन की उम्मीदवारी पर सवाल, इसी बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां बता दें आपको कि नॉर्थमाउथ यूनिवर्सिटी ने 8 से 12 फरवरी के बीच ये सर्वे किया है। सर्वे में क्या है? सर्वे के मुताबिक बाइडेन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर संदेह है। 48% मतदाताओं का मानना है कि बाइडेन की उम्मीदवारी जाएगी और बाइडेन की जगह किसी और को राष्ट्रपति उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी बना सकती है। बाइडेन की बढ़ती उम्र, घटती सेहत को लेकर लोगों ने जिस तरीके से चिंता जाहिर की है, पॉलिटिको के सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन प्रोफेसर राजन, इज दिस द नीड ऑफ द आवर? बिल्कुल, देखिए जो प्रजातंत्र है उसमें दो ये समस्या बहुत ही सब जगह पे आप देखेंगे जो भी प्रजातांत्रिक देश है कि उम्र के बाद भी जो नेता है वो अपने सीट को जाने नहीं देना चाहते हैं। Okay. और बाइडेन की मजबूरी आप दिखा रहे हैं कि वो सीढ़ियों पे चल तक नहीं पा रहे हैं। स्लीपिंग जॉब नाम से वो फेमस भी हैं कि उनको हमेशा नींद आती है, वो चल नहीं पाते हैं, कई बार भूल जाते हैं। एक रिपोर्ट भी है जिसमें बताया गया है कि उनको भूलने की बीमारी है। इसके बावजूद भी वहाँ पे लॉबी इतना, जो कॉर्पोरेट लॉबीज हैं, जो सपोर्टिंग फाइनेंशियल लॉबी है, ये इतना स्ट्रांग है कि दूसरे कैंडिडेट को नहीं आने देना चाहते हैं। वहां पे जो बात चल रही है अमेरिका में, जो वो दो लोगों की बात चल रही है कि अगर ये नहीं आते हैं तो कौन आएंगे। तो एक कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम आ रहा है। दूसरा जो ओबामा की वाइफ है मिशेल ओबामा, उनका भी नाम आ रहा है। जो निकी हेली जो रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो तो बोल चुके हैं कि ना तो ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे और ना ही बाइडेन लड़ेंगे, क्योंकि उम्र और जो ट्रंप का जो लीगल इशू चल रहा है। तो इस ढंग के जोक्स भी वहां पे चल रहे हैं। हालांकि यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। अभी तक की दावेदारी में सर्वे को लेकर कुछ और डेटा अब आपके सामने रखूंगी, क्योंकि अमेरिकियों का बाइडेन पर भरोसा भी घटा है। एक और बड़ी खबर, 86% अमेरिकियों का बाइडेन पर मानना है कि अगले टर्म के लिए बाइडेन बहुत बुजुर्ग हैं। 73% डेमोक्रेट्स का मानना है बाइडेन की उम्र ज्यादा है। अब IPSOS के सर्वे में बाइडेन की लोकप्रियता घटी है। अब ये इंफॉर्मेशन सर्वेस के जरिए जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसके बाद ये बड़ा सवाल कि क्या बाइडेन की मुश्किल भी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर 86% लोगों का ये मानना है, 86% लोगों का ये मानना है कि अगले टर्म के लिए बाइडेन उम्र दराज हैं। इसी को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे थे। 73% डेमोक्रेट्स का ये मानना है कि राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन की उम्र ज्यादा है। फैक्ट्स ये है कि 59% लोगों का मानना है कि बाइडेन और ट्रंप दोनों अगले टर्म के लिए उम्र दराज हैं। और बाइडेन की उम्र भी जान लीजिए, 81 साल हो चुकी है बाइडेन की उम्र, जबकि ट्रंप की उम्र है 77 साल। इसी साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और उससे पहले जिस तरीके से लोगों के बीच जाके ये सर्वे किए जा रहे हैं, बड़ी रिपोर्ट्स हैं। बाइडेन की उम्मीदवारी पर अब पुतिन का बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन बेहतर है, ये कहना है पुतिन का। बाइडेन ज्यादा अनुभवी राजनेता हैं और ट्रंप के मुकाबले बाइडेन बेहतर विकल्प भी है। यशमोर सर, ये बयान क्या संकेत देता है? दिस इज डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, और आई थिंक जिस तरीके से पुतिन हैज मैनेज्ड दिस एंटायर यूक्रेन वॉर पिछले 2-2.5 साल से, जैसे वो अमेरिका को हैंडल कर पाए हैं और इतने सैंक्शंस के बावजूद भी ये सोच रहे थे कि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, तो आई थिंक पुतिन को लग रहा है कि ठीक है, अगर बाइडेन ही रहे तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को। इससे फालतू इन चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो करनी नहीं चाहिए इस टाइप के बयानबाजी में। पॉइंट टेकन सर। लेकिन इस बीच अब बड़ी खबरों का और रुख करते हैं, जहां अगले वॉर फ्रंट यानी कि रूस और यूक्रेन हमलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और अवदिव्का में रूसी हमले का भयानक वीडियो अब आपके सामने होगा। आपको बता दें, विध्वंसक रूसी बमबारी से अवदिव्का दहल चुका है। अवदिव्का में घंटों तक बॉम्बिंग होती रहती है, सीरीज ऑफ बॉम्बिंग को अंजाम दिया जा रहा है।
यूक्रेन के पास पलटवार के लिए शेल्स की भारी कमी की बात कही जा रही है। रूस को उत्तर कोरिया से शेल्स मिलने का दावा। वहीं अवदिव्का में रूसी कब्जे पर महाजश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जीत की खुशी में रूसी सैनिकों के जश्न की तस्वीर देखिएगा। आर्मर व्हीकल्स पर नाचते रूसी सैनिक, हथियार लेकर झूमते पुतिन के ये योद्धा। अवदिव्का में यूक्रेन को हराने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। और अवदिव्का में यूक्रेनी सेना पर रूसी कहर को लेकर खबर यह कि 24 घंटे में 1500 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। हथियार छोड़कर पीछे हटी यूक्रेनी सेना यूक्रेनी रेजिस्टेंस को साफ कर रही है। रशियन सेना पूरी तरीके से रूस के कब्जे में अवदिव्का। रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आ रही है 3 बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। विध्वंसक रूसी बमबारी से दहले अवदिव्का को लेकर ये खबरें हैं, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है। उसके बाद उसी कामयाबी का जश्न मनाते रूसी सैनिक नजर आए, जिन्होंने अवदिव्का में घंटों तक सीरीज ऑफ बॉम्बिंग को अंजाम दिया। और यह भी दावा किया जा रहा है कि पूरी तरीके से अवदिव्का में यूक्रेनी सेना पर रूसी कहर ढाया जा चुका है और वो 1500 यूक्रेनी सैनिकों को 24 घंटे में मार चुके हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए अवदिव्का में जिस तरीके से रूस अब कीव की ओर कूच, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रूसी सेना के कब्जे में अवदिव्का। द टाइम सोर्सेज में ये दावा किया जा रहा है, जहां रूसी सेना के कब्जे में अवदिव्का का मतलब क्या है। अवदिव्का में ही 24 घंटे में 1500 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। और यह भी दावा कि हथियार छोड़कर पीछे हट चुकी है यूक्रेनी सेना। हालांकि डोनबस का प्रमुख शहर अवदिव्का है और आपको बता दूं कि अभी तक जिस तरीके से लगातार यहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, मई 2023 में बखमुट जीतने के बाद रूस को ये बड़ी कामयाबी मिली है और अब प्रोकोवस्क और साथ ही प्लोवरग्राद हो सकता है रूस का अगला टारगेट। इस बीच पलटवार करने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी का जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, क्या उस लिहाज से जीजे सिंह सर ये कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है कि अब बहुत हद तक रशिया ये दावा करते हुए साबित कर रहा है कि हाथ खड़े कर दिए यूक्रेनी सेना ने और इलाका उनके कब्जे में? इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो यूक्रेन है उसके पास अभी एमुनेशन की बहुत कमी है। और ये जो मामला है ये अभी वर्ल्ड सिक्योरिटी जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर भी उठाया गया है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी जो उनकी असेंबली है, जो सेनेटर्स है, उनको रिक्वेस्ट की है कि उसको अभी ज्यादा और हमें एड देनी चाहिए, क्योंकि उनको पूरी तरीके से जो एड आनी चाहिए, एमुनेशन, हथियार जो आने चाहिए अमेरिका से, वो मिल नहीं रहे थे। तो अगर हथियार ही नहीं है तो एमुनेशन नहीं है, तो ये स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन ने जो किया है, ये अवदिव्का को से स्ट्रेटेजिकली पीछे हट गए हैं और अभी अपनी डिफेंस को संभाला हुआ है। अभी आने वाले समय में पता लगेगा कि जब ये सारी जो सामग्री है, जो एड है, जो पहुंचती है वहां पे, और साथ में मौसम जो बदल रहा है, स्प्रिंग समर शुरू होने वाला है, वहां पे उसके अंदर क्या हालात होते हैं, क्योंकि मौसम अभी बिल्कुल बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। और आगे जब मौसम सर्दी का खत्म होता है तो यूक्रेन क्या जिसे कहते हैं पॉलिसी अपनाता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। और इस बदलते मौसम के बाद रूस क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है? क्या इन्हीं दावों के बीच वो गवर्न करने के लिए भी आने वाले वक्त और मौसम में तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अवदिव्का में रूस अगर बड़े कब्जे की बात कर रहा है, वहीं रूस को यूक्रेन भी बड़े झटके दे रहा है। रूस के 2 Su-34 स्ट्राइकर बॉम्बर को तबाह करने का दावा। लुहांस्क में Su-35 फाइटर जेट्स मार गिराए गए हैं। कई रूसी सैनिकों को भी मारने का दावा किया गया है और लुहांस्क में कई जगहों पर यूक्रेनी पलटवार के दावे के बीच ये तस्वीरें। तो रूस को यूक्रेन का ये बड़ा झटका, जहां यूक्रेन लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। लुहांस्क की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। Su-34 स्ट्राइकर बॉम्बर्स को तबाह कर दिया गया। Самолет, блядь, был и летить, он падає у нас.
और बड़ी खबर ये, नेटो के लिए बड़ा खतरा है यूक्रेन। यूक्रेन की वजह से ग्लोबल वॉर की आशंका। इटली के विदेश मंत्री का ये चौंकाने वाला बयान, नेटो में शामिल हुआ यूक्रेन तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। इस बड़े दावे में क्या आशंका जताई गई है? यूक्रेन की वजह से ग्लोबल वॉर की आशंका जताई जा रही है। यह आशंका किसने जाहिर की है? आपको बता दें, इटली के विदेश मंत्री का यह चौंकाने वाला बयान सामने आया है। इसी बयान के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, किस आधार पर कह रहे हैं कि यूक्रेन दुनिया के लिए खतरा है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने यूक्रेन पर ही सवाल उठा दिए। तजानी ने यूक्रेन को नेटो के लिए बड़ा खतरा बताया है और तजानी के मुताबिक यूक्रेन की वजह से ग्लोबल वॉर का खतरा है। तजानी ने यह भी कहा कि नेटो में यूक्रेन को शामिल करना बेहद खतरनाक है और अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। राजन सर, एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि नेटो पर यूक्रेन के डंक को लेकर इस दावे के क्या मतलब? देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो यूरोपियन कंट्री के साथ सबसे दिक्कत है कि वो अपने यूरोपियन युद्ध को पूरे विश्व का युद्ध मानते हैं और दूसरे का जो युद्ध है उसको विश्व युद्ध नहीं मानते हैं वो। इसमें जब कोई भी विश्व युद्ध आगे जब भी होगा तो उसमें चीन शामिल होगा, भारत शामिल होंगे और पश्चिमी एशिया के देश शामिल होंगे। ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है। कोई भी अफ्रीका का देश शामिल नहीं हो रहा, कोई लैटिन अमेरिका का देश नहीं हो रहा, तो विश्व युद्ध होने की संभावना नहीं है। यह जरूर है यूरोप में फैलने की संभावना है। अगर इस ढंग से युद्ध वहां पे चलता रहा और कहीं एस्केलेट हो जाता है तो यूरोप के दूसरे देशों के जुड़ने की संभावना, खासकर पोलैंड और लिथुआनिया इत्यादि देशों का। तो वैसे में एक यूरोपियन युद्ध के फैलने की जरूर संभावना है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। जहां-जहां सिचुएशन इग्नाइट होकर एस्केलेट होती है उसके बाद जिक्र ताइवान का जरूर आता है। बड़ी खबर है ताइवान पर नेटो की बड़ी वार्निंग को लेकर। यूक्रेन में जो हो रहा है वो कल ताइवान में होगा। रूस की कामयाबी चीन को बढ़ावा देगी। नेटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग ने यह बड़ी चेतावनी दी है और यूक्रेन का समर्थन अमेरिका के लिए सुरक्षा डील है। यूक्रेन में जो हो रहा है आज वो कल ताइवान में होगा। रूस की कामयाबी चीन को बढ़ावा देगी। इस आशंका को देखते हुए इंफॉर्मेशन आपके सामने इस बयान के बारे में, जहां ताइवान पर नेटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग की ये बड़ी वार्निंग सामने आई है। क्या कहा? यूक्रेन में जो आज हो रहा है कल ताइवान में हो सकता है। यूक्रेन में रूस कामयाब हुआ तो चीन का मनोबल भी बढ़ेगा और रूस की कामयाबी से उत्तर कोरिया और ईरान को बढ़ावे की भी बात कह रहे हैं। यूक्रेन की संप्रभुता नेटो के लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन का समर्थन अमेरिका के लिए दान नहीं बल्कि सुरक्षा डील है और यूक्रेन की जीत से शी जिनपिंग ताकत का इस्तेमाल करने से बचेंगे। नेटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग का ये बड़ा दावा। यशमोर सर, इस दावे के मुताबिक क्या ये मान लिया जाए जो बात कह रहे हैं स्टोल्टेनबर्ग वो बहुत हद तक सही है कि जितना भी समर्थन अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है ये एक सुरक्षा डील के तहत है? देखो सुरभि, ये बहुत अलार्मिस्ट टाइप का एक स्टेटमेंट है। कृपया करके समझने की कोशिश करें कि रशिया और चाइना को हम कंपेयर नहीं कर सकते। रशिया में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है और पुतिन कई बार उनके दिमाग में कुछ और एक ग्रेटर रशिया का एक उसका वो सपना है। चीन बहुत प्रैग्मेटिक है। चीन एक कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है। चीन ने आज तक कहाँ पे सैनिक भेजे हैं? चीन ने आज तक कहां पर किसी कंट्री को अटैक किया? रशिया तो ये करता ही रहा, पहले अफगानिस्तान में घुस गया, फिर चेचनिया में, फिर हर जगह। उसको वो रेस्टलेस है। लेकिन चाइना बहुत समझदारी से, चाइना बहुत लॉन्ग टर्म सोच करता है। तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई दाव नहीं लगता कि अब इसका बहाना लेके चाइना जो है ताइवान पे अटैक कर देगा और वहां अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करेगा। ये सब जो है एक फिक्शनल टाइप अकाउंट में मुझे लगता है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका को वार्निंग्स नहीं जाती सर इस तरीके की स्टेटमेंट? अब नहीं, मुझे ज्यादा इसमें दम नहीं लगता इस टाइप की वार्निंग में। कई बार इस टाइप की सिग्नलिंग करते हैं और नेटो से अगर ये आया है तो मैं इसको ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहूंगा। कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना और रशिया के बीच में। रशिया की कंडीशन दूसरी है। रशिया भी ये बेकार की लड़ाई है। 2-2.5 साल आप हो। बिल्कुल सर, सर समय की कमी है लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर लेना चाहूंगी क्योंकि अवदिव्का में जीत के बाद आक्रामक रूस को लेकर एक खबर है, जहां आपको बता दें स्लोवियांस्क और क्रमतरुस्क में विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया है और KH-22 क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया जा रहा है। स्लोवियांस्क में ही स्कूल बिल्डिंग में लगी भयंकर आग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल MLRS से टारगेट किया गया है और यूक्रेनी सैनिकों पर लाइव अटैक की तस्वीर देखिएगा। यूक्रेनी आर्मर्ड व्हीकल्स पर डायरेक्ट हिट किया गया, डायरेक्ट अटैक हुआ। अवदिव्का के बाहरी इलाके में हमले की यह तस्वीर देखिए। सैनिकों की वापसी के दौरान रूसी अटैक। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। आप सभी मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। फुल एंड फाइनल में फिलहाल इतना ही।